नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला लेकर हाजिर हैं गुड़गांव लाइव प्रोग्राम। और आज हम बात कर रहे हैं वर्कर्स राइट के बारे में, यानी कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जो भी काम करते हैं। हमारे साथ हेलो हेलो। हाँ जी। जी शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। जी। जी शशि कुमार जी, आप अपना परिचय बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। मेरा नाम शशि है और मैं अग्रसर से हूँ। जी। मेरा मेरा टोटल 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, हम्म। जिसमें पिछले 4 सालों से मैं वर्कर राइट्स पर काम कर रहा हूँ। जी जी, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो शशि कुमार जी, कुछ कुछ हमारे सवाल हैं जो हम जानना चाहेंगे, और उससे पहले मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि दोस्तों, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा 99 58 94 14 08। तो आप जरूर अपने सवाल इस नंबर पे लिखकर भेज सकते हैं और आपके सवाल हम जरूर अभी लाइव प्रोग्राम में पूछेंगे। शशि कुमार जी, जानना चाहेंगे कि वर्कर्स राइट क्या होते हैं, मतलब उनके अधिकार क्या होते हैं। हमारे भारत में जी सभी एम्प्लॉय को या सभी वर्कर्स को जी कानून के द्वारा कुछ अधिकार मिले हैं। जी। तो वही सभी एम्प्लॉय को जानना जरूरी है। और इसी के चर्चा के लिए मैं आपके शो में मतलब कि यहाँ पे आया हुआ हूँ। जी जी आपके शो में। जी। हाँ जी। तो सर, जानना चाहेंगे कि जो वर्कर होते हैं, क्या उनको जो नियुक्ति पत्र है वो मिलना क्यों जरूरी होता है, और ये नियुक्ति पत्र होता क्या है। जी, नियुक्ति पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। हम्म। इसको इंग्लिश में अपॉइंटमेंट लेटर भी कहते हैं। जी बिल्कुल। यह नियोक्ता की ओर से कर्मचारी के नाम पर हम्म। जारी किया गया एक पत्र होता है, जी जो पुष्टि करता है कि कंपनी या संगठन ने कर्मचारी को एक पद की पेशकश की है और उसके बदले में, वेतन के बदले में शर्तें और समझौते को स्वीकार किया है। नियुक्ति पत्र एक लाइसेंस की तरह होता है और उससे नौकरी की गारंटी भी माना जाता है। जी। इस कानूनी दस्तावेज को प्राप्त करने के बाद जो कर्मचारी है वो कंपनी का पारिवारिक सदस्य बन जाता है। जी। नियुक्ति पत्र आजकल जॉब का एक अनिवार्य पार्ट भी बन गया है और यह एक तरह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में संबंध भी स्थापित करता है। जी। अब हम बात करते हैं कि ये जरूरी क्यों होता है। नियुक्ति पत्र सभी कर्मचारी के लिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें पद से जुड़ी जिम्मेदारियां, वेतन भत्ते और विवरण जैसे अन्य शहरों में स्थानांतरण की संभावनाएं, पर्यटन की आवश्यकता, नोटिस अवधि, पीएफ और ईएसआईसी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात और है कि उसमें ये दिया हुआ रहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या कंपनी के पेरोल पे हैं, प्रोबेशनरी पीरियड में है या ट्रेनिंग पीरियड में है। ये सभी चीज अपॉइंटमेंट लेटर में शामिल होता है। अगर हमें सैलरी की पता करनी है तो हमें अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से ही हमारे जान सकते हैं। और एक चीज और है कि यह नियुक्ति पत्र का हमें कंपनी के लोगों सहित उसके लेटर हेड पर होना चाहिए। उसमें उस व्यक्ति की संपर्क जानकारी भी होनी चाहिए। और इससे एक और चीज है कि हम उस समय अपॉइंटमेंट लेटर पे उसका रेफरेंस नंबर भी शामिल होनी चाहिए। जी जी। तो ये सब चीज उस लेटर पे हो तो ही हम उसको नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर मानते हैं। जी शशि कुमार जी, अगला सवाल ये होगा कि मिनिमम वेजेस क्या होता है। जी, हमारे देश में सभी कर्मचारी या वर्कर्स को मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत ये अधिकार प्राप्त है कि जो कर्मचारियों को न केवल फूड की गारंटी देता है बल्कि उसके साथ साथ एजुकेशन और चिकित्सा आवश्यकताओं आदि की भी गारंटी देता है। इस एक्ट के माध्यम से इस एक्ट को कुशल और अकुशल दोनों वर्कर्स पे लागू होती है। जी।
जैसे कि अनस्किल्ड हो गया, स्किल्ड हो गया, सेमी स्किल्ड हो गया। और इसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को मिनिमम वेजेस फिक्स करने का अधिकार है, और वे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए अपना मिनिमम वेजेस को फिक्स करते हैं। जैसे कि काम के प्रकार, काम के घंटे, एरिया। इसमें एरिया काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो वहाँ एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो जैसे लिविंग ऑफ कॉस्ट उसको ध्यान में रखते हुए मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसको फिक्स करती है। जी, जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम में मैं शर्मिला और हमारे साथ हैं अग्रसर से शशि कुमार जी, जो हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं वर्कर्स राइट्स के बारे में, यानी कि एम्प्लॉइज़ के अधिकार के बारे में। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप भी अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा 99 58 94 1408। तो इस नंबर पर सवाल भेज दीजिए, आपके सवाल हम पूछेंगे। आप रेडियो सुन ही रहे हैं तो आपके सवालों के जवाब अभी आप सुन पाएंगे। शशि कुमार जी, जानना चाहेंगे कि वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम क्या होता है? तो अक्सर बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम किसी प्राइवेट कंपनी, किसी होटल, कोई फैक्ट्री, बीपीओ, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं तो हमारा कार्य के घंटे क्या होगा, या हमें नियम के मुताबिक हमें कितना घंटा काम करना चाहिए। अगर हम काम के घंटे को, वर्किंग आवर्स को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फैक्ट्री एक्ट 1948 को थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है। हमें अक्सर हम जानते हैं, बहुत से एम्प्लॉय जानते हैं कि हमें 8 घंटे करना होता है, 9 घंटे करना होता है, लेकिन उसके पहले ये नहीं जानते हैं कि हमें इतना देर क्यों करना पड़ता है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 56 में यह प्रावधान रहा है कि किसी भी मजदूर को भोजनावकाश के अवधि को मिलाकर 8 घंटे का काम लिया जा सकता है जी। और 1 वीक में 48 आवर्स तक उसको काम लिया जा सकता है। यदि कोई कंपनी 48 आवर्स से ज्यादा अगर जो भी काम लेती है तो उसके बदले में उसको ओवर टाइम का वो हकदार होता है। दिन में 8 घंटे या मैक्सिमम 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता है एक एम्प्लॉय को, और अगर ज्यादा लेते हैं तो उसको ओवर टाइम का पेमेंट मिलना चाहिए, और वो ओवर टाइम की वेजेस जो होगी वो जनरल ड्यूटी आवर से दोगुनी होती है। जी। यानी कि अगर किसी ने 8 घंटे की बजाय 9 घंटे काम किया है तो उसका 1 घंटे का मान लीजिए ओवर टाइम हो गया, और 1 घंटे की जो उसे पैसे हैं वो सैलरी से दुगने मिलने चाहिए। मतलब जो सैलरी में उसको पर डे के हिसाब से मिल रहे हैं तो वो ज्यादा बढ़ के मिलेंगे, डबल मिलेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी कंपनी अगर 9 घंटे डेली काम लेती है तो 1 वीक में वो 6 डेज काम करता है, तो इसका टोटल 54 आवर हो गया। हाँ जी। बट हमारा जो फैक्ट्री एक्ट है वो कहता है कि 48 आवर्स से ज्यादा जो भी आवर्स होगा उसको मतलब कि ओवर टाइम का उसको पेमेंट करना है। और जो भी, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर जनरल आवर का 50 रुपीज पे होता है तो ओवर टाइम का उसको 50 into 2 मतलब 100 रुपया उसको पे करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया शशि कुमार जी। दोस्तों आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ। सवाल भेजने के लिए हमारे गुड़गांव की आवाज रेडियो का व्हाट्सएप नंबर होगा 99 58 94 1408। और शशि कुमार जी, अगला सवाल, छुट्टी के अधिकार क्या होते हैं? मतलब कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए एक वर्कर को, पूरे साल में, पूरे महीने में, या फिर जो त्योहार होते हैं उसके हिसाब से? जी, छुट्टी का अधिकार में सबसे पहले देश में किसी भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, फैक्ट्री हो, होटल आदि में काम करने वाले प्रत्येक एम्प्लॉय छुट्टी के हकदार होते हैं। छुट्टी के बाद, छुट्टी के अधिकार को बात करने से पहले हम थोड़ा हॉलीडेज पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। हाँ जी। हमारे देश में जैसे कि
छुट्टियां होती है नेशनल हॉलीडेज, हम्म। जैसे कि नेशनल हॉलीडेज होती है 15 अगस्त, 26 जनवरी और हम्म। महात्मा गांधी जयंती। जी। इसमें कोई भी कंपनी या ऑफिस को छुट्टी पेड लीव देना ही देना है, हॉलीडेज देना है। और यदि उस दिन पे वो कैंडिडेट काम करते हैं, कोई एम्प्लॉय काम करता है, तो उसका ओवर टाइम दिया दिया जाना चाहिए, और नहीं तो कंपेंसेटरी ऑफ का वो एम्प्लॉय हकदार होते हैं। जी। दूसरा हम हॉलीडेज की बात करते हैं, हम्म। वीकली हॉलीडेज। वीकली हॉलीडेज जैसा कि मैंने जिक्र किया था पहले कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के द्वारा जी। अगर कोई भी एम्प्लॉय 48 आवर्स मतलब कि 6 डेज के बाद हम्म। उसको 7 डेज के अंदर में 1 डे उसको रेस्ट मिलना ही मिलना चाहिए। ये हमारा फैक्ट्री एक्ट में मेंशन है। जी। तो हाँ, तो ये वीकली हॉलीडेज हो गया। कभी कभी क्या होता है वीकली हॉलीडेज में, जैसे कि गवर्नमेंट संडे में दे देती है, कोई कोई गवर्नमेंट सैटरडे संडे देती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो कंपनी में जो छुट्टियां होती है वो क्या होती है, ये जरूरी नहीं है कि वो संडे में देंगे, बट ये मजे की बात ये है कि ये जरूरी है कि 7 डेज के अंदर में ही कोई भी एम्प्लॉय एक छुट्टी का उसको हकदार है और उसको छुट्टी मिलनी चाहिए। अगर उस छुट्टी पे, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, अगर उस छुट्टी के दिन भी अगर वो काम करना चाहता है, काम कर रहा है, तो उसका वो सारा या तो उसको ओवर टाइम में उसको पेमेंट होगा और दोगुना रेट से उसको पेमेंट होना चाहिए। जी। अब ठीक तीसरा तीसरा जो लीव है, तीसरा जो हॉलीडेज है वो फेस्टिवल हॉलीडेज। ये स्टेट पे डिपेंड करता है। जैसे कि खासकर हम लोग नॉर्थ इंडिया में हैं, तो इसमें होता है होली हो गया, दिवाली हो गया, ईद उल फितर हो गया। तो इस चीज पे जो जो छुट्टियां दी जाती है, ये भी छुट्टियां पेड होती है। और टोटल एक साल में मिला के 8 फेस्टिवल लीव, 8 लीव ये होती है इस तरीका की। अगर कंपनी चाहे तो इसे ज्यादा भी दे सकती है। और अब हम चलते हैं जो हमारा जो लीव राइट है जो लीव का, तो उससे चलते हैं कि हमारा एक अर्न लीव होता है। अर्न लीव ये होता है कि ये अर्न लीव, इसका पहले ही लगा है कि अर्न लीव इसको कमाया जाता है। कोई भी कर्मचारी कंपनी में 240 दिन काम करता है, जी। तो वो 12 दिन का छुट्टी का अधिकार होता है। यानी औसतन अगर हम देखें तो हमें प्रत्येक 20 दिन पे उसका एक अर्न लीव वो ले सकता है। जी। दूसरा हॉलीडे है कॉजुअल लीव, हॉलीडे कॉजुअल लीव है। तो कॉजुअल लीव में क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय को डायरेक्ट मतलब पहले से प्लान नहीं होता है, सडनली प्लान बनता है कहीं जाने का या कहीं डॉक्यूमेंट बनवाने का या कुछ हो गया वहां जाने का, मतलब कि सडनली प्लान बनता है। जी। तो उस तरीका का जो लीव होता है वो कॉजुअल लीव में आता है। और हमारे पूरे साल में 7 डेज का ये लीव होता है, कॉजुअल लीव होता है। जी। तो लेकिन इसमें ये है कि कोई भी एम्प्लॉय 3 डेज से ज्यादा एक साथ कॉजुअल लीव नहीं ले सकता है। जी। जी। फिर इसके बाद में अगला लीव आता है सिक लीव। ये इमरजेंसी स्थिति में जब एम्प्लॉय बीमार हो गया या कुछ हो गया उसको, तो वो मेडिकल के पर्पज से वो लिया गया छुट्टी को, उसको हम सिक लीव कहते हैं। हाँ। लेकिन इसमें 3 दिन की छुट्टी तो ले सकता है बिना किसी डॉक्यूमेंट का, बट 3 दिन का अगर ज्यादा लेना है तो उसको उस डॉक्टर का रिपोर्ट उसमें अपने एम्प्लॉयर के पास भेजना जरूरी होता है लीव एप्लीकेशन के साथ। तो ये जो मेडिकल वाली छुट्टियां हैं शशि कुमार जी, ये हम कितनी ले सकते हैं? अगर मतलब मान लीजिए कोई बंदा बीमार है, उस के पास प्रूफ तो है कि हाँ वो बीमार है और इतने दिन से उनकी दवाइयां चल रही है, लेकिन इसमें भी कोई लिमिट होती होगी ना कि कितनी छुट्टियां ले सकते हैं? जी, मेडिकल लीव भी ऐसे 7 है, बट अगर कोई बीमार है तो उसका ईएसआईसी एक्ट में भी आ जाता है कि हम ईएसआईसी में मतलब कि हम ज्यादा छुट्टी ले सकते हैं और उसका पैसा ईएसआईसी रिवर्स करता है। उसके बारे में भी हम बाद में आएंगे बारी बारी से। जी। लेकिन अभी मेडिकल जो लीव होती है, सिक लीव और मेडिकल लीव होती है, वो 7 डेज की कंपनी ये अलाउ करती है, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये बढ़ भी सकता है। जी। जी, बिल्कुल।
अभी शशि कुमार जी अगला सवाल होगा ये सैलरी स्लिप का, कि सैलरी स्लिप यानी कि पे स्लिप क्या होती है और क्यों जरूरी है हमारे पास पे स्लिप का होना, और अगर पे स्लिप ना हो तो और क्या प्रूफ हो सकता है हमारे पास कि हाँ हमारी इतनी सैलरी है और ये ठीक हमें मिल रही है और जरूरी भी है। ये हमारा एक राइट है कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारे पास पे स्लिप होना चाहिए। हम्म। सभी कर्मचारी के लिए, सभी एम्प्लॉयज के लिए ये सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। जी। इसमें आपके पैसे से जुड़ी हर जानकारी होती है। हम्म। जैसे कि आपको आपको टोटल सैलरी कितनी है, हम्म। कौन सा डिडक्शन कब हुआ है, कितना डिडक्शन हुआ है, इसमें पीएफ में कितना डिडक्शन हुआ है, ईएसआईसी में कितना डिडक्शन हुआ है, आपका टोटल वर्किंग डेज कितना है मंथ में। हम्म। और यदि ए, इस चीज को जब हमें पे स्लिप मिलती है जी। तो अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो हम कंपनी एचआर से संपर्क कर सकते हैं। ये एक कंपनी की तरफ से एक फेयर प्रैक्टिस होता है ताकि एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड रह सके कि हमारा कितना टोटल सैलरी बना, कितना नेट पे बना, कितना हमारा पीएफ में कटा, कितना ईएसआईसी में कटा, और कितना और अदर डिडक्शन। जैसे कि कोई कंपनी अगर आपको जैसे कि रहने के लिए देती है, एकोमोडेशन देती है, उसका भी तो कहीं डिडक्शन नहीं है। ये सारी जानकारियां एक सैलरी स्लिप में लिखी हुई होती है कि कौन कौन डिडक्शन कब हुआ। तो इसलिए पे स्लिप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है और ये जरूरी होता है। इसमें सबसे पहले बेसिक सैलरी भी आती है कि बेसिक सैलरी आपका कितना है। मैं जिक्र किया बेसिक सैलरी का, तो बेसिक सैलरी क्या होता है कि उसमें लिखा रहता है, और बेसिक सैलरी ऐसा होता है, बेसिक सैलरी 40% होनी चाहिए आपकी टोटल टोटल सैलरी का। जी। ठीक है। हम्म। ठीक। तो बेसिक सैलरी लिखा रहता है, इसके बाद में बेसिक पर ही आपका जो पीएफ डिडक्शन है वो होता है। तो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा चीज इसमें ग्रॉस सैलरी भी आती है। जैसे कि एम्प्लॉयर का जो पार्ट है, जैसे कि पीएफ हो या ईएसआईसी का पार्ट हो, उसको हटा के टोटल ग्रॉस सैलरी बनता है, और नेट पे बनता है। सारा डिडक्शन करने के बाद में वो कितना मतलब कि आपने किया वो नेट पे होता है। जी। जी। बहुत ही अच्छे से बताया आपने शशि कुमार जी। दोस्तों आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं अभी फिलहाल गुड़गांव की आवाज के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा 99 58 94 14 08। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पे प्रोग्राम गुड़गांव लाइव, और हम बात कर रहे हैं वर्कर्स राइट के बारे में, यानी एम्प्लॉयज के अधिकार के बारे में। और हमारे साथ हैं अग्रसर से शशि कुमार जी। तो शशि कुमार जी अगला सवाल होगा कि समान काम और समान वेतन के क्या अधिकार हैं? हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 39D के तहत मेल और फीमेल दोनों का इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे का अधिकार देता है। जी। जी। इक्वल पे का मतलब न केवल मूल वेतन बल्कि अन्य लाभ और भत्ते भी इंक्लूड होते हैं। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 नियोक्ता को बराबर काम के बराबर वेतन का भुगतान करने के लिए बातें करता है। हालांकि एम्प्लॉयर बराबर वेतन दिखाने के लिए एम्प्लॉइज के वेतन को कम नहीं कर सकता है। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी भी वर्क प्लेस पे सेम काम के लिए मेल और फीमेल दोनों में हम भेदभाव नहीं कर सकते। अगर उसका स्किल बराबर है, अगर सेम काम कर रहा है तो उसको बराबर ही पैसा मिलना चाहिए। कोई जेंडर से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार ये नहीं देता है ये एक्ट। जी। जी। जी शशि कुमार जी। शशि कुमार जी आगे हम जानना चाहेंगे ईएसआई की क्या है और ये क्यों जरूरी है? ईएसआई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे कर्मचारियों को चिकित्सा और नगद लाभ प्रदान किया जाता है। जी। इस स्वास्थ्य बीमा के कारण कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाता है। यदि कार्य करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है
तो ईएसआई द्वारा उसे लाभ प्रदान किया जाता है। ए, अब कोई भी प्राइवेट संस्था में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, तो वहां पर ईएसआईसी योजना को लागू किया जाता है। जी। और ईएसआईसी के द्वारा कर्मचारी को मुफ्त में चिकित्सा प्रदान की जाती है। और ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके साथ साथ एम्प्लॉय के साथ साथ उसके डिपेंडेंट, यानी कि उसके माता पिता, उसके जो डिपेंडेंट हैं, उसको भी ये इलाज करने का फ्री ऑफ कॉस्ट में ये अधिकार प्राप्त कराता है। जी जी जी, यानी कि पत्नी बच्चे हो या फिर अगर महिला काम कर रही है तो उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं। जी जी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ये फैसिलिटी प्रोवाइड होता है। जैसे मेडिकल बेनिफिट होता है, जिसमें डे 1 से जब एम्प्लॉय ईएसआईसी के अंडर में रजिस्टर्ड हो जाता है, तो डे 1 से वो कवर्ड हो जाता है कि चाहे वो कोई भी डिस्पेंसरी से दवा ले सकता है, ईएसआईसी का डिस्पेंसरी से ले सकता है। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो शशि कुमार जी, ईपीएफ क्या है और ये क्यों जरूरी है? सर ये जानना चाहेंगे, ईपीएफ क्या है और ये क्यों जरूरी है? ईपीएफ एक बचत योजना है, जिसको बचत योजना हम कह सकते हैं, जो हर नौकरी पेशा कर्मचारी के लिए अनिवार्य है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सभी ईपीएफ खाता धारकों के अंशदान का रखरखाव करता है। जी। ईपीएफ सरकारी और गैर सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। नियम के मुताबिक जिस कंपनी में 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उसका पंजीकरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में होना अनिवार्य है। ईपीएफ पर जो भी अंशदान करता है, वह सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी के लिए ही होता है। जैसे अभी फिलहाल में हम लोग का बेसिक सैलरी का 12% एम्प्लॉय के द्वारा जमा किया जाता है और 12% इसमें एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाता है। तो उसमें एम्प्लॉयर वाला जो पार्ट है वो 12% में 3.67% वो ईपीएफ में जाता है और बाकी का 8.33% जो है वो हमारा ईपीएफ में जाता है। ईपीएफ मतलब कि इसमें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है। जी। ये क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय का 10 साल अगर कट रहा है, ईपीएफ कट रहा है, ईपीएफ में अंशदान है, 10 साल हो गया, तो ईपीएफ वाला जो पैसा है वो जब उनका 58 साल होता है तो वो एक पेंशन के रूप में उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब रही बात कि ईपीएफ को हम यूएएन नंबर के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। इसको यूएएन नंबर के द्वारा हम इसका बैलेंस भी जान सकते हैं कि हमारा ईपीएफ में कितना जमा हुआ और कितना नहीं है, इसको ट्रैक किया जा सकता है। जी जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया आपने शशि कुमार जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम चल रहा है गुड़गांव लाइव। आप भी अगर कुछ वर्कर्स राइट के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सवाल है आपका, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा 99 58 94 14 08। शशि जी, अगला सवाल ये होगा कि नोटिस पीरियड क्या है? नोटिस पीरियड, जब कोई एम्प्लॉय या तो जॉब छोड़ना चाहता है, जी, छोड़ के या दूसरे कंपनी में जाना चाहता है या जॉब नहीं करना चाहता है पहले वाला कंपनी में, तो उस समय कंपनी को एक एप्रोप्रिएट टाइम देता है, जी, जो कि टाइम मेंशन हम फैक्ट में किए नोटिस अपॉइंटमेंट लेटर में, और जो नोटिस पीरियड होती है दिया हुआ रहता है। जी जी। तो उसके नियम के अनुसार जो भी अपॉइंटमेंट लेटर में उसका नोटिस पीरियड का जिक्र होता है, उतना उनको सर्व करना पड़ता है। तो जैसे कि मिनिमम 1 मंथ का नोटिस पीरियड ये होता है, तो 1 मंथ पहले हम कंपनी को सूचित करेंगे कि चाहे उसके रीजन जो कुछ भी हो, हम उसको रीजन लिखेंगे कि इस 31 सितंबर के बाद हम इस कंपनी में काम नहीं करेंगे और ये करेंगे। तो उस समय दिया हुआ वो जो लेटर है वो नोटिस पीरियड होती है। जी। इसमें क्या होता है कि इससे कंपनी का क्या फायदा होता है कि आपके बदले में दूसरे किसी को हायर करके और उसको थोड़ा सा ट्रेंड करने का मौका मिल जाता है।
हम्म। तो इसे उस टाइम दिया जाता है ये नोटिस पीरियड। जी जी, बहुत ही अच्छा। और सर ये जानना चाहेंगे शशि कुमार जी, रिलीविंग लेटर क्या होता है? रिलीविंग लेटर का मतलब होता है कि कंपनी ने आपको रिलीव कर दिया, मतलब कि सारी जिम्मेदारियों से कंपनी ने मुक्त कर दिया। हम्म। जब नोटिस पीरियड हम देते हैं कि 15 दिन बाद हम इस कंपनी में काम नहीं करेंगे, जी। उसके बाद कंपनी एक रिलीविंग लेटर आपको इशू करती है। उसका उसका वो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण क्यों है कि रिलीविंग लेटर मिल जाने के बाद ये होता है कि अब हम पहले की सारी जिम्मेदारियां से हम मुक्त हो गए। और कंपनी, रिलीविंग लेटर का मतलब ये होता है कि जॉब छोड़ने के बाद कंपनी एक लेटर जारी करती है, हम्म। जिसे लिविंग लेटर कहते हैं। जी। तो वो हर एम्प्लॉय के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हम्म। जब कभी वो दूसरी कंपनी में जाते हैं जी। तो वो रिलीविंग लेटर मांगता है दूसरे कंपनी वाला। हम्म। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि आप काम कैसे किए हैं, आपका काम के दौरान आपका बिहेवियर कैसा रहा, जी। और क्या कोई कंपनी पे आपका कोई ड्यू तो नहीं रहा, हम्म। या पूरा अकाउंट तो क्लियर तो है ना, हम्म। और और किसी ड्यूल एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं है, ऐसा भी। इसको देखते हुए एम्प्लॉयर और रिलीविंग लेटर कंपनी मांगती है जहां कहीं पर हम दूसरे जॉब के लिए जाते हैं। जी। जी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जी, जी, बहुत ही अच्छे से बताया शशि कुमार जी, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने हमारे श्रोताओं को और हमें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। उम्मीद करेंगे ऐसे प्रोग्राम आगे भी लाते रहें। जी, जी, थैंक यू आपको इस शो में बुलाने के जी, लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप भी लिखकर भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और जब भी दोबारा से हमारे साथ अग्रसर से कोई भी बंदा जुड़ेगा तो आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। और अभी फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ। और हाँ, व्हाट्सएप नंबर तो मैंने बताया ही नहीं। चलिए जी, दोबारा से बता देती हूँ आपको ये नंबर। हमारा नंबर होगा 99 58 94 1408। तो फिलहाल के लिए सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज, आपकी आवाज आपका रेडियो। नमस्कार।